नमस्कार, बिज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। हमारे मन में टैक्स को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। जब भी नियम में बदलाव किए जाते हैं या कुछ नए नियम लागू किए जाते हैं तो उसे हमें बेहतर तरीके से समझना जरूरी होता है। ऐसे में 1 अप्रैल से भी कई सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं और कई 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट के जरिए आज हमारे साथ जुड़े हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी। धन्यवाद। बलवंत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे 1 जुलाई से जो कुछ टैक्स से जुड़े हुए नियमों में बदलाव होने वाले हैं उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इंसेंटिव को लेकर भी टीडीएस अब लगाया जाएगा। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि बिजनेस हेड में अगर जो कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, प्रोफेशन करता है, तो उसको कुछ भी चीज मिलती है तो वो टैक्सेबल है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही है, इसके अलावा उसको जैसे बिजनेस में कहीं से कोई इंसेंटिव मिल गया, कोई गिफ्ट मिल गया, तो वो टैक्सेबल तो पहले से ही है। मतलब वो नया रूल नहीं आया है, परंतु ये बजट में एक प्रोविजन आया है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं होते हैं। जो जो रेसिपिएंट है वो अपनी इनकम में नहीं बताते हैं, तो वो ट्रैकिंग को इंश्योर करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया, जिसके तहत जो 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 ऐसी इंसेंटिव देता है, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने कोई टारगेट पूरा किया तो उसको कार गिफ्ट में दे दिया अपने बिजनेस एसोसिएट को, या जैसे कि लोगों को आईफोन मिलता है, फॉरेन ट्रिप वगैरह मिलती है, तो इसका ट्रैकिंग नहीं होता क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक के थ्रू रूट नहीं होता है, तो यह मतलब लीकेज होता था रेवेन्यू में। तो इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया, उसके हिसाब से अभी जो जो बिजनेस कर रहा है और जो ऐसी इंसेंटिव दे रहा है, और अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर कोई प्रोफेशनल है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, तो उन लोगों का अगर 50 लाख से अगर ज्यादा है, तो उनको ऐसी इंसेंटिव जब दे रहे हैं, तो जैसे वो कैश इंसेंटिव भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है, पार्ट कैश पार्ट नॉन कैश हो सकती है, तो उस पर उनको 10% का टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जब ये 10% का टीडीएस कट जाएगा तो वो इन सिस्टम में आ जाएगा, उनके जो एआईएस और 26 एएस में दिखेगा, तो जो रेसिपिएंट है उनको उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उनको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में बताना ही पड़ेगा। तो यह सब प्रकार की चीजें जो जो टेंजिबल नहीं है, मतलब जैसे जो मॉनेटरीली नहीं है, जैसे पैसे के रूप में क्वांटिफाइड नहीं है, वैसे उनका जो वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू करके उसके ऊपर उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। जी जी बलवंत जी, वहीं क्रिप्टो की अगर बात करें तो सरकार ने इस पे 30% टैक्स तो लगा दिया है। वहीं 1 जुलाई से इसमें 1% टीडीएस लगाए जाने की बात की जा रही थी। काफी सारे क्रिप्टो जो लेंडर्स है या क्रिप्टो फर्म्स है वो इसे वेव ऑफ करने के लिए सरकार से मांग भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ भी इसको लेकर नहीं कहा गया है। इसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ नियम आ रहे हैं 1 जुलाई से क्रिप्टो या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर? देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि वो जो बिजनेस इंसेंटिव के ट्रांजेक्शन है वो लीक हो जाते थे, मतलब वो रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मिलती थी। वैसे ये जो क्रिप्टो में या जो दूसरे डिजिटल असेट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको सिस्टम में लाने के लिए, ट्रैकिंग हो जाए अपने आप, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में ये टीडीएस का प्रोविजन आ रहा है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। उसके तहत जो भी व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी के एवज में या तो पैसा देता है या उसके एवज में कुछ एक्सचेंज में दूसरा करेंसी देता है, तो उनको 1% का टीडीएस काटना पड़ेगा। और जैसे नॉर्मल लोग जो है, जो बिजनेस वगैरह नहीं करते हैं, ऐसा रेसिपिएंट है, तो उसके लिए यह 50,000 की सीमा है। और अगर सामने वाला कोई बिजनेस करता है जिसका जो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है बिजनेस वाले का, या प्रोफेशनल का 50 लाख से ऊपर, तो उनके लिए यह 10,000 की लिमिट है। जी जी। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई है, वहीं इस तरीके से 1% टीडीएस भी लगाया जाना बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए और जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ा बर्डन हो सकता है। वहीं अगर हम आगे बढ़े और बात करें
एडवांस टैक्स को लेकर भी हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट हालांकि अब दी जा चुकी है। ये किसे देना होता है एडवांस टैक्स, और आगे कितने इंस्टॉलमेंट्स में इसे पूरा करना होता है? थोड़ा सा हम आपसे रफली इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो देखिए तन्वी जी, ऐसा है कि जो एडवांस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ऐसा है कि आप जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे आप अपना टैक्स भरते हैं जाए। तो किसी भी व्यक्ति का अपनी जो इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, पूरे साल की इनकम एस्टिमेट करके जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसमें से जो टीडीएस कट गया या टीसीएस कट गया है, उसके बाद में अगर उसकी देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उसको पूरे साल में 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। और यह एडवांस टैक्स 4 तारीख को, जैसे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को भरना पड़ता है। यह जो पहली है उसमें 15% है, दूसरी और तीसरी में 30% है, और बाकी में 25% भरना पड़ता है। अगर आप 15 मार्च को भी जैसे अगर एडवांस टैक्स नहीं भर पाए तो आप ब्याज के साथ 31 मार्च को भर सकते हैं, और उसको भी एडवांस टैक्स ही गिना जाता है। जी जी, अभी जैसे 15 जून को पहली किस्त दी जानी थी, तो जो लोग इसको नहीं जमा कर पाए हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ आप उनको गाइड कर पाए? देखिए, जैसे पहली किस्त नहीं भर पाए तो कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाला मामला नहीं है। आप जो पहली किस्त में जो आपको 15% का एडवांस टैक्स भरना है, वो आप दूसरी किस्त जब 15 सितंबर को आ रही है तो अगली किस्त का 30% और पुराना जो नहीं भरा है वो 15% आप एक साथ में जमा करा सकते हैं। जो 15% आपने नहीं भरा है उसके लिए वैसे 1 महीने के डिले का 1% का ब्याज है, परंतु चूंकि आपकी अगली इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद में ड्यू होती है तो आपको यह 3% का ब्याज, जो 15% आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, उसके ऊपर भरना पड़ेगा। जी, आपने जिस तरीके से बताया था कि जो देनदारी है वो अगर 10,000 से ऊपर होती है तब एडवांस टैक्स भरना होता है। ऐसे में अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है कि आपका अगर आप सैलरीड है तो आपको तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी में से आपका टीडीएस काट के ही दे देता है। मतलब आप अपने एटीसी में क्या डिडक्शन है, होम लोन के क्या बेनिफिट वगैरह आप क्लेम करने वाले हो, तो आपको तो उस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपका कोई दूसरा इनकम नहीं हो। परंतु अगर आपका कोई दूसरा इनकम है, जैसे आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में आपका कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ है, या आपकी बैंक एफडी वगैरह है, तो उस पर जो इनकम होगी तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो अपनी है इनकम है अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दे, और एम्प्लॉयर को कहे भाई हमारा जो टीडीएस जो रेगुलर बनता है उसके अलावा ये इनकम भी कंसीडर करने के बाद में जितना बनता है आप उससे काट लीजिए। अगर एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करता है तो आप अपनी जो आपकी जो सैलरी की इनकम है, जो आपको एस्टिमेट मिलता है, आपका सैलरी शीट में एस्टिमेट होगा, उसमें यह इनकम जोड़ दीजिए और उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से आपका एम्प्लॉयर कितना काट देगा। जितना बचता है वो आपकी अगर वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा होती है तो आपको एडवांस टैक्स भरना है, और उसको जैसे मैंने बताया 4 तारीखों में 15, 30 और 25% के इंस्टॉलमेंट में भर दीजिए। जी, जी। एक बार अंत में हम आपसे रफली जानना चाहेंगे, ये अभी 1 अप्रैल से जितने भी नए नियम आए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ खास बदलाव किए गए हैं टैक्स को लेकर? वो अगर आप एक बार बिंदुवार हमें बता दें। देखिए, ऐसा है तन्वी जी कि जो बजट के जो 2 सालों के बजट के जो प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले हैं, उसमें सबसे मुख्य तो प्रोविजन है कि आपका जो क्रिप्टो पे प्रॉफिट है, भले वो आप इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हो या बिजनेस ट्रीट करते हो, आपका सीधा फ्लैट 30% मिलेगा। आपका जो परचेज का कॉस्ट है, इसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन उसके ऊपर आपको मिलेगा नहीं। इसके अलावा एक और प्रोविजन बजट में इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपका इनकम रिटर्न फाइल करने के बाद में, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है, एक तो ड्यू डेट होती है, एक लास्ट डेट है, वो नॉर्मली 31 दिसंबर है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई इनकम है वो आप बताना भूल गए हैं,
तो आप जी। अभी तक तो आपके पास कोई जरिया नहीं था उसको बताने का, तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करने का। तो वो ये प्रोविजन चालू हो गया। तो अगर पिछले 2 सालों में अगर आपका कोई भी इनकम पे कोई इनकम टैक्स भरना रह गया है, तो आप अपडेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोविजन है उसका फायदा ले सकते हैं। एक और जो चेंज आया है वो अभी पिछले 2021 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आपका खुद का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर से शुरू होके 2.5 लाख के ऊपर के जो प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपका जो इस साल जैसे पीएफओ ईपीएफओ इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है तो उसका अलग ही अकाउंट वहां पे मेंटेन होगा। तो आपको उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो टैक्स आपको भुगतान करना पड़ेगा। वैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप रिसिट बेसिस पे बताएं, परंतु जब आप रिटायर होंगे और उस समय से अगर सब इंटरेस्ट बताएंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो मेरी एडवाइस है कि आप एक्रूअल बेसिस पे बताएं। एक और जो प्रोविजन है वो इस साल से इम्प्लीमेंट हो गया है, मतलब जो सीनियर सिटीजन जो 75 साल की उम्र से ज्यादा के हैं उनको अपने बैंक जहां से पेंशन आती है या जहां पे उनका बैंक के अकाउंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वहां पे अपने इनकम और डिडक्शंस की डिटेल दे देंगे और अगर कुछ टैक्स बनता है तो टैक्स भर देंगे। तो उनको अलग से अपना आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो यह तन्वी जी ब्रॉड प्रोविजंस हैं जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आपने टैक्स से जुड़ी इतने सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपको टैक्स से जुड़े हुए जो आपके मन में कंफ्यूजन थे उसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।